नमस्कार साथियों, आज हम संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम मनोविज्ञान में हाइमन द्वारा दी गई उनकी पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो 1942 में प्रकाशित हुई। उसमें सर्वप्रथम हाइमन ने संदर्भ समूह का उल्लेख किया, लेकिन समाजशास्त्र में संदर्भ समूह का उल्लेख रॉबर्ट मर्टन द्वारा किया गया। इसलिए समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा का जनक रॉबर्ट मर्टन को माना जाता है। हाइमन संदर्भ समूह की परिभाषा देते हुए बोलते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसको आधार मानकर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है और अपने आप को उस समूह की तरह बनाने का प्रयास करता है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिससे व्यक्ति अपनी तुलना करता है और तुलना करके वह कहता है कि हमें भी ऐसा बनना है, यह प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति का संदर्भ समूह कहलाता है। उसको लगता है कि यह समूह ऐसा है, ऐसे हम नहीं हैं, हमें ऐसे होने की आवश्यकता है, तो वह व्यक्ति उस समूह से तुलना करता है अपनी और उस समूह की तरह बनने का प्रयास करता है। इसलिए वह समूह उस व्यक्ति के लिए एक संदर्भ समूह कहलाता है, या एक समूह दूसरे समूह के लिए भी संदर्भ समूह हो सकता है। संदर्भ समूह की कुछ एक विशेषताएं हैं, वो आप चाहें तो लिख भी लें, मैं धीमे धीमे पढ़ के और समझा दूंगा आपको। नंबर पहला है, व्यक्ति उस समूह से अपनी तुलना करता है। संदर्भ समूह के लिए सबसे आवश्यक है कि जब व्यक्ति किसी से अपनी तुलना करेगा तब ही संदर्भ समूह का निर्माण होगा। जब वह व्यक्ति किसी समूह से तुलना करेगा कि वह समूह हमसे बेटर है, अच्छा है, हमें वैसा बनना चाहिए, तभी संदर्भ समूह का निर्माण होता है। दूसरा, व्यक्ति उस समूह की अपेक्षा अपने को हीन समझता है। अब जब हम अपने किसी समूह से अपने को हीन समझेंगे तभी तो हम चाहेंगे कि वह समूह के गुण हमारे अंदर आए। माना कि ये पेन हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे समूह के पास है, तो हमें पेन का अभाव यहाँ पर दिखाई देगा, पेन की हीनता दिखाई देगी कि हमारे पास पेन नहीं है। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम भी पढ़ें लिखें, ऐसा करें जिससे कि हमारे पास भी पेन हो। इसी हीनता को सापेक्ष वंचना भी बोला जाता है। सापेक्ष वंचना के कारण ही व्यक्ति किसी समूह से अपनी तुलना करता है और तुलना करके उसको अभाव का अनुभव होता है, तो वह उस संदर्भ समूह के तरह अपने को बनाने का प्रयास करता है। यह इम्पोर्टेंट अवधारणा है, सापेक्ष वंचना की अवधारणा। ये स्टाउफर द्वारा दी गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में यह अवधारणा दी, जो कि सन 1949 में प्रकाशित हुई। इसमें वह तुलनात्मक अभाव को सापेक्षहीनता, सापेक्ष वंचना की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिलेटिव डिप्राइवेसी कहते हैं। मतलब किसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को कम आंक रहे हैं या अपने आप को हीन अनुभव कर रहे हैं। उसके पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास ये संपत्ति नहीं है। वो ग्रुप इतना पढ़ा लिखा है, हम कम शिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं। यूरोपीय संस्कृति बहुत आगे है, वहाँ की कल्चर आगे है, हम इस तरीके के हैं। मतलब उनकी तुलना में हम अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। अमेरिका की सड़कें ऐसी हैं और भारत की सड़कें ऐसी हैं। उनकी तुलना में हम अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं। रिलेटिव डिप्राइवेसी है कि हमारे पास वह चीज़ नहीं है। ये स्टाउफर की अवधारणा है, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो दूसरी विशेषता है कि सापेक्ष वंचना, मतलब उससे तुलना करते हुए अभाव महसूस करना या अपने आप को हीन समझना। तीसरी, व्यक्ति संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा करता है। जब व्यक्ति को कोई समूह अच्छा लगता है, कोई महाविद्यालय अच्छा लगता है जहाँ पे उसको लगता है कि अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे महाविद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या हमारी कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो इच्छा करता है कि हम दूसरी कोचिंग के सदस्य बने जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, जो हमारा संदर्भ समूह है, तो हम भी वहाँ पर जाकर स्टडी करें और अपनी जो सापेक्ष वंचना है उसकी पूर्ति करें। दूसरा, उस समूह को व्यक्ति अपना आदर्श मानता है। निश्चित रूप से आदर्श मानेगा, जो चीज़ आपके पास नहीं है
वह दूसरे जिस समूह से आपको मिलती है कि आपको इस समूह से सीखने को मिल रही है, तो आप उस समूह को अपना आदर्श समूह मानेंगे। व्यक्ति अपने समूह से पृथकता या अलगाव महसूस करने लगता है। जब व्यक्ति सोचता है, जैसे गांव है, गांव में वो सोचता है यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, मार्केट अच्छे नहीं है। हालांकि गांव भारत की रीढ़ है, वो बात अलग है, लेकिन आजकल की अवधारणा यही चल रही है कि गांव पिछड़े हैं। तो व्यक्ति शहर की ओर आकर्षित होता है, अपने गांव से उसको अलगाव होने लगता है, गांव उसको अच्छा नहीं लगता, गांव में उसे खिन्नता महसूस होती है। तो संदर्भ समूह के अंतर्गत व्यक्ति उसका जो समूह है उससे अलगाव महसूस करने लगता है और संदर्भ समूह के प्रति आकर्षित हो जाता है। यह इसकी 4-5 विशेषताएं हैं। न्यूकॉम के अनुसार संदर्भ समूह 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। ऐसा संदर्भ समूह जिसका व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है। सामान्यतः जो समूह होते हैं, किसी महाविद्यालय का आप सदस्य बनना चाहते हो, जेएनयू में अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ का सदस्य बनना चाहते हैं, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सदस्य बनना चाहते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और नकारात्मक समूह संदर्भ समूह ऐसे संदर्भ समूह होते हैं जिसका सामान्यतः व्यक्ति सदस्य नहीं बनना चाहता, लेकिन कुछ व्यक्ति उससे आकर्षित होते हैं। जैसे अपराधियों का समूह, अपराधियों के समूह से हर व्यक्ति, समाज तो इसको गलत मानता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकता है ये संदर्भ समूह हो जो चाहते हो कि मैं विश्व स्तर का डॉन बनूं। ऐसे भी समूह होते हैं। ऑटो क्लाइमबर्ग इसे विशिष्ट लोगों का समूह या बेस्ट पीपल का समूह बोलते हैं। बेस्ट पीपल इसलिए क्योंकि हम उसको आदर्श मानते हैं कि ये जो सामने वाला समूह है ये हमसे बेहतर है, इसलिए इसको ऑटो क्लाइमबर्ग ने बेस्ट पीपल या विशिष्ट लोगों का समूह बताया है। इस प्रकार उन्होंने 2 प्रकार के संदर्भ समूहों की चर्चा की है, 2 टाइप्स रेफरेंस ग्रुप, वास्तविक संदर्भ समूह और काल्पनिक संदर्भ समूह। वास्तविक संदर्भ समूह से अभिप्राय है जो संदर्भ समूह हमें देखने को मिलते हैं। कोई संदर्भ समूह है हमारे लिए, कोई संस्था है या शहर है, या कोई हो सकता है व्यक्तियों का समूह है जो हमें आकर्षित करे कि वो देखिए सेना की तैयारी करते हैं, तो वो संदर्भ समूह हम भी फौजी बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो संदर्भ समूह आदर्श संदर्भ समूह हो गया। वास्तविक संदर्भ समूह हो गया क्योंकि वास्तव में हम उस संदर्भ समूह से आकर्षित होकर सेना की तैयारी करने के लिए प्रेरित हुए और उस तरीके से बनने का प्रयास किया। लेकिन एक दूसरा संदर्भ समूह ऑटो क्लाइमबर्ग बताते हैं जिसे काल्पनिक संदर्भ समूह बोलते हैं, इमेजिनेशन रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना में सोचता है कि ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा व्यक्ति कल्पना करता है ना, ऐसा होगा, इधर ये होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। कल्पना में ही व्यक्ति अपना संदर्भ समूह बना लेता है और उस हिसाब से चलने का प्रयास करता है। संदर्भ समूह की अवधारणा देने वाले, समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा देने वाले रॉबर्ट मर्टन 2 प्रकार के संदर्भ समूह की बात करते हैं, एक आदर्शात्मक संदर्भ समूह, दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह। कोई भी संदर्भ समूह आपके लिए आदर्शात्मक संदर्भ समूह ही होता है, क्योंकि आपको जब वह समूह अच्छा लगता है तभी तो आप उसके प्रति आकर्षित हुए, इसलिए कोई भी समूह आदर्शात्मक संदर्भ समूह होता है। दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह, किसी भी समूह से हम जब तुलना करते हैं अपने समूह की तो वह तुलनात्मक संदर्भ समूह कहलाता है। इसी प्रकार मर्टन परस्पर संयुक्त संदर्भ समूह और परस्पर संपर्क युक्त संदर्भ समूह और संघर्ष युक्त संदर्भ समूह की भी बात करते हैं। परस्पर संपर्क युक्त संदर्भ समूह मतलब ऐसे संदर्भ समूह जिससे हमारे जो संपर्क हैं वो परस्पर अच्छे हैं, और संघर्ष युक्त संदर्भ समूह मतलब ऐसे संदर्भ समूह जिससे हम आकर्षित तो हैं लेकिन हमारे उस पर संदर्भ कैसे हैं, संघर्ष वाले हैं। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक क्लियर हुआ। धन्यवाद।